रेकी जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी। इट मीन्स यूनिवर्स की एनर्जी। ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। सबसे इजी चीज होती है अपने आप को हील करने के लिए बहते हुए पानी में पैर डाल के बैठ जाओ। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे हो जाएगी, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। रेकी करने में आपको कभी ये लगा नहीं कि मैं अगर इसको इस प्रोसेस में डालूं कि मैं इसको प्रूव कर सकूं? आपकी सोच जहाँ खत्म होती उसकी सोच वहां से शुरू होती। रेकी स्पेशलिस्ट जैसे आप हैं, उसके लिए किसी पर्सन का आपके पास ही आना जरूरी है? इट कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। हमें सटल बॉडी का कोई दायरा नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। जिस पर्सन को हमें हील करना है उसके ऑरा में एंटर करने से पहले उसके ऑरा से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हम किसी के भी ऑरा में अगर एंटर करेंगे तो भी गलत है। आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, पर उसकी हरकतें ऐसी वियर्ड है, उनको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा या कोई तंत्र या कोई भूत आया हुआ है। 6 फीट का बंदा ऐसे बैठा हुआ था मेरे सामने, मतलब उसका बस चले तो सीधा गला पकड़ लिया। सिंबल्स का और रेकी का क्या कनेक्शन है? हम सिंबल्स के थ्रू ही कॉल करते हैं रेकी को। क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के लिए ऑल्टरनेट थेरेपी बनाया जा सकता है? सिर्फ मैं हीलिंग के बदौलत उसको ठीक नहीं कर सकती, लेकिन एट द एंड उसको मेडिसिन की तो नीड रहेगी। मैं डॉक्टर का सपोर्ट नहीं ले सकती। कार्मिक तो आपको काटना ही पड़ेगा, आपके कर्मा को कोई नहीं काट सकता। रेमेडी से सिर्फ ये हो सकता है, आपका एक्सीडेंट बस से होने वाला था, साइकिल से हो जाएगा। आप अपने चीजों को सिर्फ 2 चीजों से चेंज कर सकते हैं, थ्रू योर कर्मास, थ्रू योर मंत्र जाप्स एंड साधना। तो अगर लोग इसको सूडो साइंस बोलते हैं, मान लेते हैं कि सूडो साइंस है, इसको प्रूव करने का कोई पेपर वर्क या कोई तरीका नहीं है? आपने कभी इस बारे में सोचा? केदारनाथ में जो तबाही आई थी, हाँ जी, सबको पता है, वो किसी से छुपी नहीं। पर तबाही आने के बाद सब कुछ तबाह हो गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। वो एक पत्थर ने सिर्फ मंदिर बचाया। कभी लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या चीज थी? वो तो ब्लाइंड फेथ क्या था। कुछ चीजें साइंस के बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाके भी बहुत सी चीजें जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। तो वो चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे आती है, कुछ चीजों के जवाब नहीं है। हर चीज पेपर पे आ जाए ये जरूरी नहीं है। पेपर पे नहीं है इसका मतलब नहीं है एग्जिस्ट नहीं करती, ये रॉन्ग है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है कबीर शर्मा और स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट के एक और नए एपिसोड में। 2025 चल रहा है। ह्यूमन रेस यानी कि हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में अपनी पीक पर हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत ही जल्दी ह्यूमन रेस मार्स तक भी पहुंच जाएगी। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि जहां हम मार्स तक पहुंचने वाले हैं, वहां पर अभी हमारी इस दुनिया में यानी इस धरती पर भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक विज्ञान है रेकी, और इसको प्रैक्टिस करने वाली एक शख्स आज हमारे बीच में है। इनका नाम है अर्चना पांडे। तो आइए अर्चना जी के साथ ये पॉडकास्ट अब यहाँ से शुरू करते हैं। नमस्ते अर्चना जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत द स्पॉटलाइट में। थैंक यू सो मच। सो फाइनली क्या बोलते हैं, हमारा ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जो रेकी से रिलेटेड बातें आप हमें बताएंगे, जो हमारे आप ज्ञान के चक्षु खोलेंगे इसके बारे में। बिफोर डूइंग दैट, आप व्यूअर्स को थोड़ा ये बताइए कि कैसे आप इससे जुड़ी और कहाँ से शुरुआत हुई इन चीज़ों की। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। सो स्टार्ट मेरा रेकी में से पहले मैंने कुछ और भी अपने स्टार्ट करी थी चीज़ें। 2021 में जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, ऑलरेडी 2020 के आसपास जो भी हमने देखा, दैट इज़ वेरी पेनफुल। तब तक सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घिरा हुआ था, बट आफ्टर कोविड काफ़ी सारे चेंजेस सबके अंदर आए हैं। तो मुझे भी वहीं से चीज़ें, मेरी भी डायरेक्शन वहीं से ही मूव हुई है यहाँ तक। प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विद कॉर्पोरेट प्रोफाइल से रही हूँ, एचआर प्रोफाइल से रही हूँ। अच्छा। पब्लिक डीलिंग काइंड ऑफ प्रोफाइल होता है, आपको डेली 200 लोगों के साथ बात करनी है, उनके इंटरव्यूज कराने हैं। तो इस टाइप की प्रोफाइल में शुरू से रही हूँ। बट आफ्टर कोविड तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज में मुझे ये लगने लगा कि ये कुछ ऐसा ही काम तो करना है, बट एग्जैक्टली क्या करना है वो समझ नहीं आता। क्योंकि जब इनिशियली जब आप कोई भी अपना करियर स्टार्ट करते हो, वो आपको थोड़े टाइम तक तो आपको अच्छा फील होता है कि चलो मैंने कोई अच्छी जॉब स्टार्ट कर दी है, एक अर्निंग हो रही है, अच्छी अर्निंग हो रही है, तो और भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट
आफ्टर द टाइम आपको फील होने लग जाता है कि क्या ये काम करके आपको खुशी मिल भी रही है या नहीं। कॉलिंग नहीं थी उसका काम। हाँ, तो ओवर द पीरियड मुझे ये चीज फील होने लगा कि काम अच्छा है, प्रोफाइल भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन जा रही है। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए एक्चुअली। वो अंदर से फीलिंग आती थी कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस। तो वो उसके बाद वही कोविड की इम्पैक्ट्स देखे, अपनों को जाते हुए देखा, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चीज़ों को देखा कि हम इतनी चीज़ों के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन क्या यही अंत है? तो वहां से फिर लगा कि नहीं, ये तो नहीं करना है। जॉब छोड़ दी। अच्छा, जॉब छोड़ दी। वो भी इसमें हमारे कॉर्पोरेट में नोटिस पीरियड सर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करा, बस जॉब छोड़ दी। कॉल करा कि नहीं करना है जॉब, उन्होंने बहुत चीजें बोली कि आपका ऐसे हो जाएगा, तो उनका ठीक है, जो भी हो जाएगा आप बस कर दो, रिलीज कर दो, मुझे नहीं करना है। क्योंकि टैक्सेस हैं, देयर आर मेनी बहुत सारी चीजें होती हैं, आई नो, बहुत सारे रूल्स हैं, फॉलो करने होते हैं। आई हैव बीन देयर। तो वो रूल्स होते हैं, तो आपको फॉलो, मैंने कहा आपको जो ठीक लगे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं एक भी दिन नहीं दे सकती, 1 घंटा भी नहीं दे सकती अब इस प्रोफाइल को, इस काम। ऑल ऑफ सडन बस जॉब छोड़ दिया, घर बैठे हुए थे 2-3 दिन तो अच्छा था, चलो फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए, बट करना है, कुछ तो करना है, क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा था। देन आफ्टर स्पेंडिंग 1 ईयर, मतलब इन्हीं चीज़ों में इधर जा रहे हैं, कोई लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। रोज सोचती हूँ कि क्या करना है, बहुत कुछ अपने बारे में सोचा कि क्या चीज़ मुझे पसंद है, किस चीज़ में जाना चाहिए। तो आपको जब डेस्टिनी में कोई चीज़ डिफाइंड होती है ना कि आपको ये करना है, वो आपको उसके लिए एकदम से आपके हाथ में नहीं देती चीज़। उसके लिए भी आपको परखा जाता है कि आप उस चीज़ के लायक भी हैं या नहीं। करेक्ट। आपका कितना पेशेंस लेवल है उस चीज़ को समझने का, उस चीज़ को करने का। तो धीरे धीरे जब मैंने अपने इसमें 1 ईयर दिया, अपने आप को जज किया, एनालाइज किया कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं कैसे घूम कर आ गई मेरी कार्ड रीडिंग पे। मैंने अपने टैरो कार्ड रीडिंग से स्टार्ट किया था करियर इस चीज़ में। और जब मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है जो इतने करेक्ट आंसर आपको देती है, ऐसी क्या पावर है इसके अंदर कि आप जो सोचो उसके जवाब आ रहे हैं और फिर वो हो भी रहे हैं। अच्छा। आपके अपने खुद के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जब आपके ऐसी प्रेडिक्शंस आती हैं या आप ऐसा काम करने लगते हैं, तो आपकी खुद की क्वेश्चंस रेज करते हो आप, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है लॉजिक पे काम करता है। विदाउट लॉजिक उसको समझ में नहीं आती है चीजें। करेक्ट। तो वो लॉजिक क्या है, काफी कुछ समझने के बाद जब कुछ चीजें लॉजिक के बियॉन्ड जाने लगे, वो फिर यूनिवर्स का गेम होता है। वहां से जहां आपकी सोच और समझ दोनों खत्म होती है, वहां से वो शुरू होती है। ओके, सो बेसिकली 2021 में आपने ये स्टेप लिया, यू स्टार्टेड फ्रॉम टैरो रीडिंग। तो अभी भी करते हो टैरो रीडिंग? अभी भी करती हूँ, बट अब टैरो रीडिंग से और ज्यादा एडवांस चीजें हो गई हैं। तो अब प्रेडिक्शन, जैसे किसी को स्पेसिफाई करके कोई आया है कि मुझे टैरो ही कराना है, तो कर देती हूँ, अदरवाइज तो अब एनर्जी रीडिंग से काम कर देती हूँ। ओके। क्योंकि अब जैसे रेकी भी सीखा है, तो रेकी में भी एनर्जी रीडिंग होता है, उसमें ऑरा स्कैनिंग होता है, तो उसी से बहुत सारी चीजें उसी से क्लियर हो जाती हैं कि क्यों परेशान है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या रीजन है इनकी प्रॉब्लम का। तो वो सारी चीजें एनर्जी रीडिंग से आ जाती है, क्योंकि उसमें हम चक्रास वगैरह के ऊपर भी बात करते हैं, चीजें होती हैं। तो चक्रास देख के, चक्रास के उनसे बात करके, डिस्कस करके पता चलता है कि चक्रास में इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम क्यों है और कैसे बैलेंस होगा। तो ये सारे रीजन होते हैं, उसमें ठीक हो जाता है। सो यू मीन टू से कि किसी इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे फिजिकल है, चाहे कोई उसको चोट लगी हुई है, या उसके कोई उसको रिलेशनशिप है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, वो इंसान उस परेशानी के हालात में आपके पास आता है। सो आपके पास कई सारे मॉडलिटीज हैं जिसके थ्रू आप उनका इलाज कर सकते हो। हाँ, अगर मैं इन शब्दों में बात करूं। हाँ, बट इसमें भी एक चीज डिपेंड करती है कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम है वो। ओके। अब कोई सपोज एक कोई केस लेकर आ गया कि सीवियर डिप्रेशन है या सीवियर एंजाइटी का प्रॉब्लम है, हाँ जी, सिर्फ मेरी 30 मिनट की हीलिंग से उसका डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज का दावा करते हैं कि आप सिर्फ हीलिंग ले लो, डॉक्टर्स छोड़ दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आपको डॉक्टर की भी नीड है, आपको एक हीलर की भी नीड है। डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा जिससे आपकी चीजें
करेक्ट वे में जाएंगी जिससे आपको हेल्प मिले। हीलर आपके ओवर थिंकिंग को कम करेगा। आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी तो आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो गया। स्ट्रेस कम होगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आपको आएगी तो चीजों को आप कर पाएंगे। तो इनर कामनेस और हैप्पीनेस तो फिर वहीं से जनरेट हो गई ना। करेक्ट। तो अर्चना जी, अब चलते हैं अपने सवालों और जवाबों के दौर में। आपने ये तो बता दिया कि आपने ये सब क्या किया, कहाँ से शुरुआत करी, एंड इट्स अ वेरी, आई मस्ट से कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि आई नो कि कॉर्पोरेट लाइफ में से निकल के एक दूसरी लाइफ में जाना कैसा है। मैं थोड़े टाइम रहा हूँ कॉर्पोरेट में खुद पर्सनली, सो आई नो कि आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को जब चेंज करते हो तो कितनी घबराहट होती है कि यार लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, अच्छे खासे पैसे भी हैं, उसके बाद बाप रे बाप, आई नो मैं उस फेज में रहा हूँ। अब आते हैं आज के टाइम पे। अभी जो स्पेसिफिकली हम जो ये पॉडकास्ट करने के लिए बैठे थे, वो बैठे हैं हम रेकी पे बात करने। अभी रेकी के बारे में बिफोर डूइंग दिस पॉडकास्ट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। उसमें ना रेकी को एज ए मतलब मजाक की तरीके से भी लिखते हैं कि यार ये कोई साइंस है। लोग उसको साइंस नहीं मानते, लोग बोलते हैं सूडो साइंस है। अब सूडो साइंस है या नहीं है, देखिए मैं तो इस चीज को बता नहीं सकता, स्पेशलिस्ट आप हो, आप ही बताओ। तो ये लोग जो इसको सूडो साइंस बोलते हैं, उसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सूडो साइंस। सो साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि विच इज प्रूवन, दैट इज साइंस, दैट इज कंप्लीटली वेरीफाइड विद एवरी एस्पेक्ट्स और रीजंस। तो वो साइंस है। अगर मैं कहती हूँ कि आपने एक बॉल ली है, सेम बॉल मैंने ली है, ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो वो सेम बॉल सेम टाइम पे नीचे आएगी क्योंकि ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। दैट इज साइंस। अगर सूडो साइंस की बात अगर मैं करती हूँ तो दैट इज अ वे कि मैं अगर किसी को हील कर रही हूँ या मैं हीलिंग दे रही हूँ, तो आपके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है कि वो हीलिंग टेक्निक आपके ऊपर कैसे काम कर रही है, क्योंकि वो सेम लेवल पे काम नहीं करेगी। अच्छा। वो हर एक पर्सन के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करती है। सपोज करिए कोई पर्सन है, उनको हीलिंग की नीड है, वो मेरे पास आते हैं, मैंने उनका हीलिंग स्टार्ट किया। उनको, कई लोगों को हील करते वक्त कुछ फील होता है कि हाँ कुछ फील कर रहे हैं। एक्चुअली जब भी हम हीलिंग करते हैं, जिस भी पार्ट पे करते हैं वहां पे कुछ गरम गरम सा फील होता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अच्छा। किसी को कुछ भी फील नहीं होता, कोई एकदम न्यूट्रल रहता है, कोई रोने लग जाता है, अच्छा, कोई हंसने लग जाता है। अच्छा। तो हर एक पर्सन का रिएक्शन डिफरेंट है। तो साइंस कहता है कि ये चीज अगर हुई है तो इसका पर्टिकुलर यही मेथड या वे है। लेकिन सूडो साइंस में इस तरीके की चीजें नहीं है। दैट इज हर किसी के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करे। यही रीजन है उसको सूडो साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है, और इस चीज से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी। अच्छा। जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है। हीलिंग मोडालिटी हर पर्सन के ऊपर डिफरेंट तरीके से ही काम करती है। तो आपके पास कोई आया, मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि किसी को हेडेक है, तो हेडेक तो एक बहुत छोटी बीमारी है, हो ही जाती है कभी किसी को, किसी भी रीजन से, धूप से भी हो जाती है, सर्दी से भी हो जाती है। सो हेडेक के केस में भी अलग अलग हो जाता है कि किसी का ठीक हो रहा है या किसी का नहीं हो रहा। अब वही चीज है ना, आपको हेडेक माइग्रेन से है या धूप से? हाँ, ये भी है। तो वो किस लेवल पे गया हुआ है वो डिपेंड करता है। ये चीज तो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करी है। हाँ। आपको माइग्रेन का हेडेक है, हाँ। तो मैं कितनी इंटेंसिटी से मैं आपको एनर्जी दूंगी कि आपका माइग्रेन का पेन सेटल हो जाए, है तो हेडेक। हाँ जी, ये बात तो है। ठीक है। हाँ। कोई धूप से आया चल के, उसको थोड़ा सा धूप की वजह से हेडेक हो गया, मैंने उसको लो इंटेंसिटी पे भी एनर्जी दी, वो 10 मिनट में नॉर्मल हो गया। माइग्रेन वाले को 20 मिनट लग सकते हैं। अच्छा। लेकिन है तो हेडेक ही। हाँ। तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, इंटेंसिटी प्लस प्रॉब्लम दोनों चीजें मैटर करती हैं इसमें, सिर्फ एक चीज पे नहीं डिपेंड कर सकता। तो अगर लोग इसको सूडो साइंस बोलते हैं, मान लेते हैं कि सूडो साइंस है, आप भी कह रहे हो कि सूडो साइंस है, तो इसको प्रूव करने का कोई पेपर वर्क या कोई तरीका नहीं है? आपने कभी इस बारे में सोचा कि यार लोग मजाक उड़ाते हैं जबकि यू न्यू कि इट रियली एग्जिस्ट? कभी नहीं आया मन में? ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं और समझाते हैं तो जनरल लोगों के लिए भी समझने में इजी हो जाता है। अब सपोज करिए कि मेरे पास कोई आया है जिसको काफी सीवियर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक सेशन, अस्थमा ले लेते हैं। हाँ, अस्थमा का कोई पेशेंट है, वो आए हैं और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमेशा रहती है, उनको पैनिक, उसके अस्थमा अटैक्स होते हैं, वो आते हैं
और ये केस मेरा सच में एक था। अच्छा। एक बच्ची थी 14 इयर्स की, उसको अस्थमैटिक थी, क्योंकि अच्छा। वो जब बॉर्न के टाइम से उसको निमोनिया का इशू था। अच्छा। सो जब वो आए हमारे पास तो 13-14 इयर्स की, और अस्थमा का ये होता है कि जैसे जैसे आपका ग्रो करता है तो वो आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो सेटल डाउन हो जाता है, बट उसका सेटल डाउन नहीं हुआ था, सीवियर होता जा रहा था। अच्छा। तो वो मेडिसिन तो अपना लेते ही थे। फिर वो हमारे पास आए, तो उस केस में हुआ ये कि जब वो मेरे पास आए तो मैंने जब उनका हीलिंग वगैरह स्टार्ट किया तो उनको काफ़ी टाइम लगा, एक सेशन लगा। वो नॉन बिलीवर वो जिनके थ्रू आए थे वो भी नॉन बिलीवर थे, बस उन्होंने कह दिया, क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स को कि बच्चे की बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होने लगते हैं तो वो 10 जगह भागते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। बच्चा ठीक हो जाए कैसे भी करके। बिलीवर नॉन बिलीवर सब खत्म हाँ, हो जाता है। वो फिर वहां पे कोई आपकी बाउंड्रीज नहीं रह जाती हैं, फिर हाँ, आपको लगता है बच्चा ठीक होना चाहिए। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि वो किसी के थ्रू आए, नॉन बिलीवर थे बिल्कुल। पहली बार जब आप बात करते हैं किसी से तो आपको समझ में आ जाता है कि वो किस तरीके से आपसे बात करें। मैंने उनकी सारी हिस्ट्री ली, समझी, उनको चीज़ें समझाई। और इसमें एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं बाकी लोगों का नहीं कह सकती, बट मैं अपने एथिक्स के बियॉन्ड नहीं जाती हूँ, कि मेरे को पता है कि मैं स्टार्ट करने से पहले ही सारी चीज़ें, उसकी प्रॉज एंड कॉन्स सब चीज़ समझाऊंगी। मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, आई एम नॉट होल्डिंग एनी स्टिक कि मैंने घुमाया और जादू हो गया। मैं उनको सारी चीज़ें समझा देती हूँ कि देखिए, एक इस प्रॉब्लम के लिए आपको इतनी बार हो सकता है विजिट करना पड़े, या हो सकता है 2 बार में ही आपको रिलीफ मिल जाए। तो सब चीज़ उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद उनकी मर्जी होती है कि वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर मैंने उनको बुलाया, उन्होंने फर्स्ट सेशन लिया मुझसे, बच्चे को अस्थमा के वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो जब सांसें लेती थी तो वो मुंह से सांसें लेती थी, मतलब वो नहीं सांस ले पाती थी विदाउट माउथ ओपन किए। तो उस दिन गए सेशन लेने के लिए, 30 मिनट्स का सेशन हुआ, वो लेके गए बच्चे को। मैंने उनको 3 दिन बाद बुलाया था, मैंने कहा था ये 24 आवर्स में आप मेरे को बताइएगा कॉल करके कि कैसा रहता है। उन्होंने वो मेरे पास आए थे 5-6 के अराउंड इवनिंग में। उनका रात को कॉल आता है मेरे पास 1:30 बजे कि मैम बच्चा आज मेरा बहुत टाइम बाद आराम से सोया है। 1:30 बजे रात को कॉल करके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैम, मैं कल आ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, कल मत आइए, अभी आप देखिए कि कैसे ये काम कर रहा है, कितना इसको रिलीफ है, ये हमें भी पता चलना चाहिए कि हमें कितनी एनर्जी, कितनी इंटेंसिटी से लगे, कि ये सब देखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आपका एक फ्रिक्वेंसी होता है, एक फ्लो होता है, उसके थ्रू ही आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है। अच्छा। ना कम ना ज्यादा। अच्छा। तो इस तरीके से फिर उन्होंने 1 सेशन लिया, 2 सेशन लिया, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूएशन रखी। आज के टाइम में बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्थमा का वो पेशेंट ही नहीं रहा। अच्छा, उसका अस्थमा खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। ओके। अभी वो कितने साल का है बच्चा? वो बच्ची 18 प्लस हो गई है। तो ये पुराना ही केस है, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं तब की बात बता रही हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है ये चीजें। और कोई आपके पास आता है, मैं एक बार कोई इन्वेस्ट करके चला जाएगा, दूसरी बार तो आप नहीं बुलाने जाओगे। सामने वाले ने कुछ देखा, कुछ समझा, उस चीज को रियलाइज किया कि कुछ तो है जो काम कर रहा है, तभी वो आया। अदरवाइज तो कोई भी ऐसे अपने मनी ऐसे स्पेंड नहीं करना चाहेगा किसी भी चीज में, क्योंकि हर कोई सोच समझ के पैसे खर्चता है। और माउथ टू माउथ फिर लोग बताते हैं कि उनके पास जाओ, रेफरेंसेस पे आगे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब जब बिलीव कैसे होगा, लोग एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज को, देखेंगे, तब होगा। पर जैसे अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, साइंस में कोई भी चीज प्रूव करने के लिए ना एक मेथड होता है। एक डिस्प्रिन की गोली या एक सरदर्द की गोली जब मार्केट में उतरती है, उससे पहले वो हजारों लाखों लोगों के ऊपर टेस्टिंग होती है, फिर उसका एक साइंटिफिक पेपर बनता है, कंपनी पेपर सबमिट कराती है, गवर्नमेंट की 10 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से, उन लीगल अथॉरिटीज और उनके खुद के साइंटिस्ट होते हैं जो चेक करते हैं हाँ ये है। तो ऐसा कोई प्रोसेस रेकी करने में आप या आपकी टीम है मे बी, या आपके फेलो लोग जो ये कर रहे हैं, आपको कभी ये लगा नहीं कि मैं अगर इसको इस प्रोसेस में डालूं कि मैं इसको प्रूव कर सकूं? क्योंकि विश्वास बढ़ जाएगा लोगों का अगर एक्चुअली में है, फायदा ही है। अब एक एग्जाम्पल से शायद एक्सप्लेन कर पाऊं। केदारनाथ में जो तबाही आई थी, हाँ जी, सबको पता है, वो किसी से छुपी नहीं है। पर तबाही आने के बाद सब कुछ तबाह हो गया, वहां पे कुछ भी नहीं बचा। वो एक पत्थर ने सिर्फ मंदिर बचा लिया।
कभी लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या चीज थी वो? हाँ, वो तो ब्लाइंड फेथ क्या है। था? नहीं, अगर कुछ नहीं है तो मैं ये चीज जानना चाहती हूँ। कुछ चीजें साइंस के बियॉन्ड है, बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाके भी बहुत सी चीजें जिसके बारे में हम भी नहीं जानते। तो वो चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे आती है, कुछ चीजों के जवाब नहीं है। हर चीज पेपर पे आ जाए ये जरूरी नहीं है। पेपर पे नहीं है इसका मतलब नहीं है एग्जिस्ट नहीं करती, ये रॉन्ग है। प्रॉब्लम ये है ना, हम 2025 में बिल्कुल। बैठे हैं, हम अपने आप को बहुत टेकी समझने लग गए हैं सब। तो जिन चीजों के जवाब नहीं है ना, जवाब चाहिए पर पेपर के साथ चाहिए। अब वही चीज, अब ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने रखा कि कोई मुझे इस चीज का अगर आंसर कर दे कि वो पत्थर कहाँ से आ गया, कोई उसको प्रूफ कर दे कि ये इस वजह से आ गया कि कोई पहाड़ टूटा बस आके बचा लिया, मंदिर बच गया, बाकी सब तबाह। कैसे पॉसिबल है जब कुछ भी नहीं बचा? सिर्फ उस मंदिर में ऐसा क्या था या वो कहाँ से आया, कैसे आप उसको प्रूव कर सकते? आप प्रूव ही नहीं कर सकते। सही बात है। जो चीजें आपकी सोच जहां खत्म होती उसकी सोच वहां से शुरू होती है। एनर्जीज ऐसी होती हैं, ये सब कुछ हमारा नहीं है। हम सिर्फ कुछ कर्म करने आए हैं, कुछ अच्छे कर्मों की वजह से कुछ चीजों को समझ और सीख सकते हैं, सीख पा रहे हैं। मैं तो अपने आप को मतलब महादेव को मानती हूँ मैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस रास्ते में उन्होंने डाला, इस पाथ पे चलाया कि मैं अपनी हेल्प से, मतलब अपने उस चीज से मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ और उनको एक सही दिशा दे पाऊँ। और ये सब कुछ महादेव की कृपा है जो मैं चीजें कर पा रही हूँ। और कुछ चीजें बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन होती हैं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हर चीज पेपर पे हो जाएगी तो फिर तो हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। एग्जिस्टेंस ही आज तक पेपर पे नहीं है, तो फिर ये तो बहुत ही अलग चीज है जी। तो अर्चना जी एक बात बताइए, अब रेकी जो शब्द है उसको स्पेल करते हैं REIKI, तो उसका मीनिंग क्या है? सो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपका ये हिस्ट्री क्या है रेकी की। हाँ जी। सो रेकी इज अ जापानीज टर्म। रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी, इट मीन्स यूनिवर्स की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। ओके। तो जो हम इसमें एनर्जी यूज करते हैं वो हमारी खुद की एनर्जी नहीं होती है, ये हम कॉल करते हैं यूनिवर्स से ही। ओके। ये यूनिवर्स की एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। अब यूनिवर्स की क्या एनर्जी है, लोग पूछे हैं यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी क्या है। कभी आप पहाड़ों पे जाते हैं घूमने, हाँ जी, ठीक है, सब जाते हैं, ब्रेक चाहिए, पहाड़ों पे जाना है। पहाड़ों पे जाते क्या होता है वहां पे आपको इतना अच्छा फील कराता है? शांति मिलती है। दैट इज नेचर। दैट इज नेचर। नेचर ही तो है, वो पहाड़ ही तो है, वो पेड़ ही तो है। सही बात है। जो आपको इनर पीस दे रहे हैं वहां पे सिर्फ बैठ के। कोई नहीं चाहिए फिर आपको वहां पे जाने बाद, लगता है बस आराम से बैठे शांति में और कुछ समय अपने साथ बिताए। तो वही चीज है ना, नेचर ने इतना कुछ दिया है, सब यूनिवर्स का ही तो पार्ट है। तो यूनिवर्स ही तो है, तो हमें एनर्जी तो वहीं से मिल रही है। हमें अपने आप को हील करना हो, सबसे इजी चीज है, कोई आपको बताएगा नहीं, सबसे इजी चीज होती है अपने आप को हील करने के लिए, बहते हुए पानी में पैर डाल के बैठ जाओ। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे हो जाएगी, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद जब आधे घंटे बाद आप वहां से हटेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आधे घंटे सिर्फ अपने साथ बैठना है। उसके बाद आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे कि कितने अच्छे चेंजेस आपको फील हो रहा है, आपको एकदम फ्रेश फील होगा। आप इतनी सी प्रक्रिया करेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरीके से नेचर काम करता है आपके लिए। तो मतलब कहने का ये है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप उस एनर्जी को कॉल करते हो कि इसको आपको ठीक करना है, जो भी कोई आया। सबसे पहले हम इसमें परमिशन लेते हैं। किससे? जिस पर्सन को हमें हील करना है उसके ऑरा में एंटर करने से पहले उसके ऑरा से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके ऑरा में एंटर, हम किसी के भी ऑरा में अगर एंटर करेंगे तो भी गलत है। हम ऐसे ही किसी के ऑरा में एंटर नहीं कर सकते। तो वो परमिशन कैसे आप इंसान से बात करके लेते हो या वो? नहीं, एनर्जीज के थ्रू ही हम उससे कनेक्ट करते हैं। अच्छा। ऑरा में एंटर करने से पहले हम कॉल करते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है इसका। तो वो प्रोसीजर के थ्रू ही इस पे एनर्जी कॉल करते हैं, परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलती है, फिर ऑरा में एंटर करके हीलिंग, जहाँ पे हीलिंग की नीड होती है, हीलिंग फिर अपने आप ट्रांसफर होती है। हीलिंग को पता है कहाँ जाना है, उसको आपको बताना भी नहीं पड़ता। हीलिंग अपने आप जाएगी, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें रहेंगी वो अपनी इंटेंसिटी आप जैसी देते हैं उस हिसाब से जाती है, फिर वो ना काम करती है। तो ये चीज़ इस तरीके से पूरा इनका भी प्रोसीजर है। ये नहीं आप बैठ गए हो कह दो भाई बताना क्या चल रहा है,
सब एक पैटर्न होता है, एक प्रोसीजर है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, एक तरीके हैं, उस पे आपको चल के चीजों को करना पड़ता है। तो अगर किसी को मान लीजिए सर दर्द और ये सब से हटके थोड़ा अगर मैं पूछूं, किसी को यही नहीं पता कि उसको बीमारी क्या है, पर वो बस अननेसेसरीली परेशान रहता है, बहुत लोग आजकल आपने देखा होगा, हाँ, तो उसको आप कैसे पकड़ते हो कि इसको प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले जो मेरा काम करने का तरीका है मैं वो आपको बता देती हूँ। मेरे पास कोई पर्सन आके बैठे, उनसे थोड़ी देर सबसे पहले हम काउंसलिंग से ही स्टार्ट करते हैं, बातचीत होती है, थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं उनकी। बात करते वक्त ही समझ में आने लगता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज और, इस बात में जाने से पहले मुझे आप एक बार बताइएगा, रेकी स्पेशलिस्ट जैसे आप हैं, हीलर बोलते हैं, वो उसके लिए किसी पर्सन का आपके पास ही आना जरूरी है? इट कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं भी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हीलिंग, क्योंकि देखिए आप एक बात समझने की कोशिश करिए, दायरे हमारी फिजिकल बॉडी के हैं, हमारी सटल बॉडी का कोई दायरा नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। अच्छा, एक और दूसरी चीज, एक और छोटी सी बताइए, एस्ट्रोलॉजी की मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना मैंने सुना है और पॉडकास्ट में बात करी है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जन्म कुंडली, जब मैं उसकी अपनी लेके जाता हूँ उसके पास, तो वो जन्म कुंडली देख के मुझे बता देता है तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो थ्रू दिस अगर मैं किसी की फोटो आपको दिखाऊं कि इसमें ये है, तो आपके अंदर भी वो एनर्जी आती है रेकी में कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी या इसको ये बीमारी होगी, ऐसा कुछ टच आता है? अब देखिए एस्ट्रोलॉजी को आप जैसे इसमें बीच में एस्ट्रोलॉजी चार्ट, जो आपका बर्थ चार्ट जिसे हम बोलते हैं, बर्थ चार्ट से आप उनके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उनका भविष्य, प्रेजेंट और जो भी आपका पास्ट है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। बट जो रेकी में आप देखते हैं फोटोग्राफ, रेकी में जो मैं जनरली 24 आवर्स की पिक्चर लेती हूँ कि 24 घंटे में क्लिक क्यों ही पिक्चर आप शेयर कर दो, वो पिक्चर देख के उसकी एनर्जी को मैं वहां से रीड करके फिर डिस्टेंस हीलिंग हम करते हैं। अच्छा, क्योंकि एनर्जी का कोई दायरा नहीं है, एनर्जी कहीं भी कभी भी कैसे भी पहुंच सकती है अगर हमने उसको कॉल करिए तो। हमारी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन है, हमें टिकट ही करा के जाना पड़ेगा, हम ऐसे उड़ के कहीं नहीं पहुंच सकते। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी सटल बॉडी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी कभी आपने फील, अच्छा ये चीजें बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, जब आप कभी कभी बैठे होते हो तो आपको कभी कभी फील हुआ होगा ये चीज कि अच्छा ये वाली चीज तो मेरे को ऐसा लग रहा है पहले भी हो चुकी है, डेजा वू, दैट इज समथिंग। क्या है, कभी किसी ने समझने की कोशिश करी कि वो है क्या एक्चुअली? वो एक्चुअली चीज क्या है, हमारी जो सोल है हमारे सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, ये पता नहीं कितने साल आगे तक का देख सकती है, ये पीछे भी जा सकती है, प्रेजेंट में भी रह सकती है, कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, और ये हमारे सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। इसलिए अगर वो कॉर्ड कनेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, इट मीन्स यू आर डेड। इसीलिए वो कनेक्टेड होती है, वो ट्रैवल कर सकती है, वो देख सकती है, आपका फ्यूचर भी देख सकती है, पास्ट भी देख रही है, प्रेजेंट में तो वो है ही, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यही रीजन है कि हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये जो चल रही है ऑलरेडी, हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुकी है। एवरीथिंग इज जस्ट, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जिस ट्रैक पे चलना है, आप अपने चीजों को सिर्फ 2 चीजों से चेंज कर सकते हैं, थ्रू योर कर्मास, थ्रू योर मंत्र जाप्स एंड साधना पूजा। आप हर चीज बदल सकते हो। तो अगर जैसे अभी हम अपने उसी टॉपिक पे ही चलते हैं, अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी को जबरदस्ती उसमें डाला, बट मेरे पास कोई एग्जांपल मुझे मिल नहीं रहा था, दैट्स व्हाई। तो आपको कहने का मतलब है 24 घंटे में जिसने इमेज भेजी, तो आपको उसकी इमेज देख के भी काफी आइडिया हो जाता है कि वो किस चीज से सफर कर रहा है, मे बी मेंटल इशू है या क्या है। एनर्जी से क्लियर होता है कि क्या रीजन है इनके परेशान होने का। और फिर उसके बाद जैसे वीडियो, आजकल तो वीडियो कॉल्स वगैरह इजीली आप कर सकते हो किसी का, तो वीडियो कॉल पे बात करते वक्त भी पता चल जाता है कि चक्रास इम्बैलेंस है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी के अलावा एंटिटीज का भी प्रॉब्लम होता है लोगों को। तो नेगेटिव एनर्जी है तो वी कैन एबल टू हील दैट पर्सन, एनर्जीज के साथ हम हील कर सकते हैं। लेकिन कहीं एंटिटी है तो वो हमारे से बियॉन्ड चला जाता है। आजकल हीलर्स कह देते हैं हम तो एंटिटीज के साथ भी डील कर लेते हैं, बट हीलर एंटिटीज के साथ डील कर ले, इट्स वेरी टफ, क्योंकि एंटिटीज के साथ डील करना
उसके लिए जितनी शक्ति, जितनी जब तब चाहिए वो नॉर्मल पर्सन के अंदर नहीं है, वो नहीं कर सकता है। आप नहीं बैठ सकते हो 40-41 दिन साधनाओं में और फिर अपनी एनर्जी को इतना कलेक्ट करो, इतना अपने अंदर उस स्ट्रेंथ और स्टेमिना को डेवलप करो कि आप किसी एंटिटीज के साथ डील कर सको। हीलर्स, हम लोग भी पूजा पाठ साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उसके लिए जितना एनर्जी, जितना फोर्स चाहिए उतना आपके पास नहीं है। और मोस्टली जितने भी हीलर्स हैं सब गृहस्थ के लोग हैं। सही बात है। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफाइड लोग हैं जो ये काम करते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो चीज़ होनी चाहिए। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि एंटिटीज के लिए आप किसी को, ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर लो जो उसके बारे में नॉलेज ना रखता हो, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है अगर किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो। क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती का उसमें ओपनिंग कर रहे हो, उसके ऑरा में एंटर कर रहे हो, वो अलाउ नहीं कर रहा है, आप जबरदस्ती घुस रहे हो, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अपने, एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्रीज है, आप प्लीज उसमें रह के चीज़ों को करेंगे तो बेटर रहेगा। बेटर। अच्छा जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र के बारे में हमने जो डिस्कस किया, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है पर उसकी हरकतें ऐसी वियर्ड है, उनको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा या कोई तंत्र या कोई भूत आया हुआ है, तो रेकी में उसका भी करते हो आप इलाज? सबसे पहले तो 70% केसेस में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, 30% केसेस में कुछ सीरियसनेस होती है, कुछ एंटिटीज के होते हैं दैट्स। अच्छा। बट 70% जो मैंने एनालाइज किया दैट इज ओवर थिंकिंग। क्योंकि आज के टाइम में 10 दिन या 15 दिन तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर के बजाय आ जाएंगे किसी बाबा के पास कि कोई झाड़ फूक कर दो और मेरी तो ऊपरी हवा हो गई है, कुछ और हो गया। दैट इज समथिंग नॉट लाइक दैट। आपको कोई चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम आपकी कितने दिन की है, वो टाइम लेगी, वो टाइम ले रही है तो आप उसको टाइम दो, मेडिसिन खाओ, उसके बाद आप उसे ओवरकम करो। आपको टाइम नहीं देना है और अपनी ओवर थिंकिंग बढ़ा के चीज़ों को कुछ और ही डायरेक्शन देना है, तो हर चीज़ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और आज के टाइम में आपने अगर ये देखा होगा क्योंकि ये चीज़ें अब ज़्यादा हो रही हैं कि ये पैटर्न बना लिया लोगों ने कि मेरे ऊपर कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। हमेशा ऐसे नहीं, और कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब कि जो ये लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, आपको आता ही नहीं तो आप करेंगे कैसे? पहली बात तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जो इन चीजों को जानते हैं, क्योंकि ये सारी विद्याएं हैं। अच्छा, ये सारे नॉलेज वाली चीजें, कुछ सब इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, कोई तरीके हैं, कोई रिचुअल्स है। हर एक घर में बैठा इंसान कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पर जो लोग कहते हैं कि यार इसको किसी काला जादू किसी ने कर दिया या कुछ ऊपरी आवाज, भूत, ऊपरी हवा अलग चीज होती है, काला जादू एक अलग चीज। तो चलो अगर मैं पहले काला जादू का ही पूछता हूँ, तो आप ये कह रहे हो कि काला जादू कोई जानने वाला ही कर सकता है? अच्छा ठीक है, मैं आपको इसको समझाती हूँ जो आप क्वेश्चन में समझ गई। तो काला जादू क्या है? काला जादू इट्स लाइक जो चीजें, जो विद्या, सपोज करिए मैंने सीखी हैं, मैं तंत्र विद्या में हूँ, मैंने चीजें सीख ली हैं, वो मुझे आती हैं, ठीक है। अब वो मैं सामने सही में चला रही हूँ चीजें या गलत में चला रही हूँ, अब ये मेरी इंटेंशंस पे डिपेंड करने लगा। करेक्ट। अगर मैंने वो चीज सीखी है तो मुझे सिखाई इसलिए नहीं गई है कि मैं किसी का हार्म करूं, और अगर मैं किसी का हार्म कर रही हूँ तो ये मेरी इंटेंशंस गलत है, बीइंग अ पर्सन मैं गलत हूँ कि मैं दूसरे का नुकसान पहुंचा रही हूँ। ये चीजों का बहुत बड़े बड़े मीनिंग है। आजकल खाली एक दूसरे से जलन का रखना भाव और ईर्ष्या का, ये सब चीजें गलत हैं। तो इस तरीके के भाव से लोग करते और करवाते हैं, ये गलत चीजें हैं। लेकिन ये छोटा नहीं है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीजें लगती है वो आप नॉर्मल पर्सन ला भी नहीं सकता है। आपको क्या पता है कि उसके क्या रिचुअल्स हैं, कैसे करना है? हर घर में बैठा आदमी थोड़ी कुछ मिला दिया और खिला दिया और हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो ये तो अंधविश्वास फैला हुआ है, पहले तो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और इस सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की कहानी है और कुछ भी नहीं है। कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, उस बंदे में खुद में सक्षम होना चाहिए वो कुछ करने के लिए। क्योंकि अगर मैंने कोई गलत चीज सपोज करिए किसी के ऊपर कर दी है, तो अगर उसने उस चीज का कुछ काट करवा दिया तो वो चीज मेरे तक आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम पहले से ये मान लेते हैं कि हमारी आत्मा इतनी कमजोर है कि किसी ने कुछ किया और हमारी आत्मा ने उसको ऑलरेडी बिल्कुल अंडरटेक कर दिया। एक्चुअली यही है।
एक्सेप्टेंस ले लिया ना आपने उस एक्सेप्टेंस चीज ले का, लिया। हाँ, तो वो तो अगर कोई चीज नहीं भी होगी तो अब आपके ऊपर है। आजकल प्रॉब्लम ये भी होगी ना, लोग बुरे वक्त को जादू टोने में घसीट देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। फिल्ट्रेशन नहीं रह गई है चीजों की। हम्म, आपको सबसे पहले फिल्ट्रेशन पता होनी चाहिए। कुछ आपके कार्मिक का भी पार्ट है। हम्म, आप अपना कार्मिक तो भूल चुके हो। बिल्कुल। आज के टाइम में जो पैटर्न बना हुआ है लोगों का वो ये है कि मैं उन्हें ये पता ही नहीं कि हम यहाँ आए क्यों। आज तक किसी ने बैठ के ये नहीं सोचा होगा कि मेरा ये जन्म हुआ है तो क्या सिर्फ पार्टीज करने के लिए हुआ है, या जॉब करने के लिए हुआ है, या सिर्फ बच्चे पालने के लिए हुआ क्यों है, हम यहाँ हैं क्यों, एग्जिस्टेंस पे तो खैर क्यों है, कोई हाँ, कोई नहीं सवाल, है। हाँ कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी एग्जिस्टेंस है क्यों। जिस दिन आप इसका जवाब ढूंढेंगे आधी चीजें आपके माइंड से वैसे ही वॉश आउट हो जाएंगी। एक बात बताइए, आप इतना टाइम हो गया आपको ये सब करते हुए, आपने एक्चुअली में कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके साथ ऐसा हुआ हो और आपने उसकी हीलिंग करने की कोशिश की हो? मैंने हीलिंग करने की तो नहीं कह सकती। एक केस है मेरे पास, आए थे वो, उनके साथ कुछ चीजें थी। तो जब वो मेरे पास आए, मेरे पास आके बैठे, तो उनके एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज होने लगे थे। तो बैठती मुझे तो फील हो गया कि ये एनर्जी नहीं है। और पूरी एंटिटीज, और एक एंटिटी भी नहीं थी उनके साथ, काफी सारी चीजें थी उनके साथ। फिर तो वो मुझे देख के एक्सप्रेशंस उनके चेंज हो रहे थे, थोड़ा सा वियर्ड सा फेस बना रहे थे, अनकंफर्टेबल हो रहे थे बैठने में। ऐसे लोग जिनके साथ कोई चीज होती है तो जब भी वो कुछ अपने से स्ट्रॉन्ग ऑरा या अपने से स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो उनसे बैठा नहीं जाता है, वो अनकंफर्टेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोलेंगे नहीं, फिर वहां पे वो कुछ कहेंगे नहीं, शांत हो जाएंगे, बस एक्सप्रेशंस देंगे वियर्ड से। तो समझ में आने लगता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगी, बिल्कुल अनकंफर्टेबल। अच्छे मतलब 6 फीट का बंदा ऐसे बैठा हुआ था मेरे सामने, मतलब उसका बस चले तो सीधा गला पकड़ ले, और वो कर नहीं पा रहा है। तो उसके जो एक्सप्रेशंस निकल कर आ रहे थे बहुत ही, उस टाइम तो मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा था कि ये कैसे बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये इनके साथ कुछ चीजें हैं। तो मैंने उनके फैमिली में उनको बताया कि आप ये कुछ रेमेडीज करिएगा। ऑल्दो तो वो रेमेडी काम नहीं करी, उनके घर में काफी कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो हर चीज हीलर नहीं कर सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। इस एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इस फील्ड में भी ना बहुत सारी चीजें गलत भी चलते हैं, गलत धारणाएं भी हैं, गलत लोग भी हैं, आपको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, हेल्प करने की बजाय आपसे पैसे बहुत ज्यादा निकलवाने। तो ये सारी चीजें भी बहुत हैं। तो इसके लिए हमें ना फिल्ट्रेशन करना आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ जो चीजें चल रही है वो आपके कार्मिक का तो पार्ट नहीं है। और अगर कार्मिक का पार्ट भी है तो कुछ उसके लिए रेमेडीज होती हैं, आप वो करके उनको कम कर सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी पर्सन XYZ अगर ये कहता है कि मेरे ये पत्थर पहनने से या मेरे ये रेमेडी करने से तुम्हारा ये नुकसान नहीं होगा, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं बिलीव करती। अच्छा। कार्मिक तो आपको काटना ही पड़ेगा, आपके कर्मा को कोई नहीं काट सकता। रेमेडी से सिर्फ ये हो सकता है आपका एक्सीडेंट बस से होने वाला तो साइकिल से हो जाएगा, बस इतना हो सकता है। लेकिन आपके कर्मा को कोई नहीं चेंज कर सकता। जो लिखा हुआ है वो होगा, कितने लेवल पर होगा अभी आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपके रेमेडीज पे, आपके अच्छे कर्मों से। सही बात। होता है कई बार कि हम कई बार कहते हैं तेरा अच्छा दिन था या अच्छे कर्म थे कि बच गया। सच में अच्छे कर्म ही होते हैं जो बचा लेते हैं। अर्चना जी, जब आप रेकी का कोई परफॉर्म कर रहे होते हो, किसी का हीलिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे कुछ सिंबल्स के बारे में मैंने पढ़ा कि कुछ सिंबल्स बनते हैं या आप बनाते हो उन सिंबल्स को, उनका क्या कनेक्शन है? सिंबल्स का और रेकी का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जो रेकी है, रेकी में सिंबल्स ही काम करते हैं। हम सिंबल्स के थ्रू ही कॉल करते हैं रेकी को यूनिवर्स से। अच्छा। और ये जितनी भी सिंबल्स हैं हमारी, मोस्टली सारी हमारी सनातन की है। जैसे हमारे अथर्ववेद में मेंशन है। एक्चुअली मैंने आपको इसकी थोड़ा हिस्ट्री देनी थी। हाँ। कि क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से हमने रेकी स्टार्ट की, क्या है। तो रेकी इस बेसिकली अथर्ववेद के अंदर इसके बारे में प्राण ऊर्जा नाम से ये इसका पूरा वर्णन है। अच्छा। प्राण ऊर्जा नाम से वर्णित है ये पूरा अथर्ववेद में। तो ये एक्चुअली चली गई है जापान, जो कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको रीडिस्कवर किया है। तो ये जापान गई कैसे? डॉक्टर मिकाओ उसुई
खोज करते करते आए थे तिब्बत जब वो आए तो वहाँ पे उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध कुछ करते थे जिससे लोग हील होते थे, ठीक हो जाते थे। तो ऐसी क्या टेक्निक थी उनके पास कि वो हील हो जाते। तो उन्होंने वहाँ पे एक लोटस सूत्र है वहाँ पे बुद्धिस्ट का, तो वो पढ़ा तो उसमें कुछ चीजें उनको पता चली। तो उन्होंने कहा कि जब ये करते थे तो मैं जहाँ की ये है मैं वहां जाके पता करता हूँ ये है क्या चीज। महात्मा बुद्ध की खोज में वो आगे काशी बनारस नाम से जाना जाता है। तो बनारस में आके उन्होंने 7 साल अथर्ववेद और संस्कृत अध्ययन किया था डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। उसके बाद उन्होंने सारी ये खोज करके हमारी सारी पद्धतियों को समझा कि ये कैसे की जाती है, क्या है ये पूरा उसका वर्णन, क्या कैसे करना है, वो सब कुछ लेके जापान गए। वहां पे जाकर उन्होंने प्रैक्टिसेस करके उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। फिर वहां से सिंबल्स बनाए और सब सिंबल जितने भी मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारे रेकी में वो सिमिलर हैं ओम के। अच्छा। ओम से उसकी सिमिलैरिटी है, इन्फिनिटी से उसकी सिमिलैरिटी है। ये हाँ जी, इन्फिनिटी के उसमें काफी सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो ये वहां से चीजें निकल कर आई हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो इंडियंस का जो मैं एक पैटर्न देख पा रही हूँ, कोई चीज बाहर से आ गई है तो इट्स वेरी पॉपुलर। रेकी आज के टाइम में इतने लोग करना चाहते हैं, सबको हीलर बनना है, सब हीलिंग देना चाहते हैं, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। पहले तो क्या होता था कि गुरु होते थे जो समझाते थे कि आप किस चीज के लिए बने हैं और कितनी एनर्जी, क्या चीज आपके लिए ठीक है। आज के टाइम में गूगल पे और सोशल वेबसाइट्स पे आधा अधूरा ज्ञान हर जगह प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से चीजें सही की जगह गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। तो सबसे पहले तो समझना ये चाहिए कि क्या ये रास्ता जो हम अपने लिए चूज कर रहे हैं वो हमारे लिए है भी या नहीं। सही बात, बिल्कुल सही। तो उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रेकी में ये सब परफॉर्म करते हो हीलिंग, जिस बंदे के अंदर नेगेटिव एंटिटीज को की बात तो अलग ही हो गई, पर जिसके अंदर भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, तो वो आपके ऊपर भी तो आ जाती होगी। नेगेटिव एनर्जीज बेसिकली किस टाइप की, किसी को नजर दोष है, किसी को ओवर थिंकिंग करने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम है किस टाइप की कि उसके कोई काम नहीं बन रहे हैं। तो ये जो नजर दोष हो गया या फिर किसी की बुरी नजर होगी, कोई हाय होगी, ये चीजें अलग हैं, एंटिटीज अलग हैं। अब किसी का मैंने हीलिंग किया तो उसको नजर दोष है, वो बार बार बीमार पड़ता था, हीलिंग से वो ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए 2-4 चीजें उसको रेमेडी में दे दी कि आप ये करिए, आप जो इतने बार बार बीमार पड़ते हैं वो आप नहीं पड़ेंगे, या आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो आपको नहीं होगी। तो रेमेडीज में वो काम करते तो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है वो चीजें। रेमेडीज रेकी में भी रेमेडीज है। हीलिंग तो देते ही, साथ में रेमेडीज देते हैं। मैंने आपको यहाँ से हीलिंग का सेशन दिया 30 मिनट्स का, आप हील होके तो चले गए, रास्ते में फिर कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर आएंगे आप। तो एक कोई रेमेडी का एग्जांपल? इन केस जैसे मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं रुद्राक्ष या स्टोन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जैसे किसी का मूलाधार में प्रॉब्लम है, मूलाधार हमारा अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। अच्छा। तो उसको कोई स्टोन दे देती हूँ जिससे उसका मूलाधार ठीक रहे, मूलाधार चक्र ठीक रहे। तो मूलाधार चक्र का कनेक्शन होता है अर्थ एलिमेंट से, और स्टोन काम करता है अर्थ एलिमेंट, इट इज अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो वो उसको रेमेडी दे दी कि आप ये वाला स्टोन पहनो। स्टोन्स का भी अपना एक पावर होता है, स्टोन भी एक तरीके से आपको एनर्जी देते हैं। तो किसी को नेगेटिव एनर्जी बार बार कोई पर्सन थे हमारे नॉन में, वो बहुत जल्दी नेगेटिव कहीं से भी क्रॉस कर रहे हैं, कुछ ले ही आते थे साथ में। तो उनके साथ ये बहुत समस्या थी, क्योंकि वीक है, इम्यून वीक है। आप किसी कोई जल्दी बीमार पड़ता है, कोई नहीं बीमार पड़ता है। तो हर किसी का एक अलग इम्यून डिफाइंड है ना, तो हर बॉडी के पे भी वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैं रेमेडीज में मोस्टली स्टोन्स प्रेफर करती हूँ कि ये स्टोन आप कैरी करो तो आपको जो बार बार जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। तो स्टोन्स भी हेल्पफुल होते हैं और रुद्राक्ष भी हेल्पफुल होते हैं इसमें। हाँ, तो जैसे आपने अभी बताया था कि वो जापान में ले गए और उन्होंने रेकी का नाम दिया, तो हमारे यहाँ जो शास्त्र थे आज तक, मतलब कहने का मतलब है कि उस चीज पे किसी ने सही तरीके से काम कोई कर नहीं पाया, बाहर ले गए विद्या को और ले आए, जो यूजुअली हमारे साथ होता है। अब योगा भी चला गया। अच्छा, साउथ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं उसको उसी नाम से, आज भी साउथ इंडिया में आज भी उसी नाम से प्रैक्टिस होती है, रेकी नाम से प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, हाँ। उसमें एग्जैक्टली और क्या क्या लिखा हुआ है उस शास्त्रों में? बहुत, जैसे अब ये तो बता दिया कि इससे ये चीज ठीक होती है। अब 72,000 नाड़ियों का वर्णन है पूरा। अच्छा।
अब 72,000 नाड़ियों के वर्णन में आपको सोचिए कितनी चीजें डेप्थ में होंगी। अच्छा। क्या चीज कैसे काम करती है, कहाँ से क्या चीज आई है, किसका क्या कनेक्शन होने से क्या चीज गड़बड़ हो सकती है, पूरा वर्णन है इसका। सिर्फ इतनी छोटी सी चीज नहीं है, बहुत डेप्थ है चीजों में। नहीं, कमाल की सोचने वाली बात है। मतलब साइंस आज इतनी तरक्की कर गई, हमारे वेदों में और शास्त्रों में, और जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने तब कैसे क्रैक किया होगा ये सब। क्योंकि हमारी जो चीजें हैं सब लॉजिक पे चलती हैं, क्योंकि सब साइंस को फॉलो करते हैं, लॉजिक को फॉलो करते हैं। बट हमारी फील्ड में कहते हैं कि जो विज्ञान है उसको पैदा करने वाला सनातन है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो विज्ञान हमसे ये सवाल ना करे कि भैया तुम कौन हो, तुम कौन, वो तुम हमसे निकले हो, हम तुमसे नहीं निकले। सही बात है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, तो ये चीज को हम लोग इस तरीके से, मतलब जब हम लोग ग्रुप सेशन में बैठते हैं तो हमारा तो कुछ इस तरीके का डिस्कशन रहता है इन चीजों को क्योंकि लेके। कई हमारे जैसे अज्ञानी सवाल उठाते हैं, जैसे मैंने उठाया कि सूडो साइंस बोलते हैं। हाँ। कुछ चीजों को आप नहीं क्लैरिफाई नहीं कर सकते हो, और आप उस पे सवाल भी उठा दोगे तो जवाब आपको अंदर ही कहीं ना कहीं पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अर्चना जी, एक बात बताइए, अब ये आजकल का जो टाइम चल रहा है 2020 के बाद से ज्यादा हुआ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम सुनने में आ रही है। तो रेकी को क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के लिए ऑल्टरनेट थेरेपी बनाया जा सकता है? अब आपने जैसे मेंटल इश्यूज बोला है, अब इसमें डिपेंड करता है वो क्या मेंटल इशू है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। सीवियर डिप्रेशन है या नॉर्मल है? अच्छा। सीवियर एंजाइटी है या नॉर्मल? अब डिप्रेशन में भी लोगों को अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। हाँ। ठीक है। अब पैनिक अटैक वाले पेशेंट को मैं कहूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास आओ और 30 मिनट्स की हीलिंग लो, इट विल नॉट वर्क। उसको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, उसको साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट की नीड है, उसको पूरे जितने भी उसको मेडिकेशन के साथ थेरेपिस्ट की नीड है, साथ में रेकी काम करेगी, जिसकी वजह से वह अपने स्ट्रेस को, अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने इमोशनली जो इम्बैलेंस है वो उसको करेक्ट कर पाए, उसको रेक्टिफाई कर पाए और अपनी चीजों को ईजी कर पाए। सिर्फ मैं हीलिंग के बदौलत उसको ठीक नहीं कर सकती, मैं उसके स्ट्रेस को कम करवा सकती हूँ, उसको हेल्प कर सकती हूँ, हील करके उसके चक्रास को बैलेंस कर सकती हूँ, लेकिन एट द एंड उसको मेडिसिन की तो नीड रहेगी। मैं डॉक्टर का सपोर्ट नहीं ले सकती हूँ कि मैं उसका डॉक्टर सपोर्ट ले लूँ। समझ गया। तो मतलब जैसे अगर मैं साधारण भाषा में समझूं इस चीज को, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको उसकी हड्डी टूट गई, हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर चढ़ा, प्लास्टर उतर गया, उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराओ। फिजियोथेरेपी जो है उसको ठीक करने में मदद करती है, पर दवाइयां तो जरूरी हैं। बिल्कुल, तो आपने इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस। बिल्कुल, आपने जो एग्जांपल इस पे रखा बिल्कुल फिट बैठता है कि जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो तो उसको हेल्प करेगी, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो जानता है कि हड्डी को कैसे पकड़ के कैसे मूवमेंट दूंगा तो ये चलेगा, तो इसको पेन भी नहीं होगा और ये जल्दी रिकवर करेगा। उसको मतलब एक तरीके से पावर देने का काम करता है फिजियो। सेम रेकी काम करती है। व्यूअर्स, ये जो अर्चना जी ने बताया ये प्लीज ध्यान से सुनना। तो ये चीज आप सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप सपोज जा रहे हैं, वो आपकी चीजों कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार आपको पेन कर रही है चीज, बिल्कुल, तो आप कैसे करेंगे? तो दोनों का काम तो साथ में हो रहा है ना, और रिकवरी फिर आपकी फास्ट है, रिकवरी फास्ट होती है। तो ये चीज इस तरीके से समझ के करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको कोई जैसे सीरियस इशू है, जैसे कैंसर है, उस केस में आपने बोला कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड स्टेज का, आपने रेकी के साथ उसको हील करना शुरू किया, तो हो सकता है कई बार मेंटली वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि यार आई हैव टू फाइट इट। मेंटली भी तो आपकी ये पावर स्ट्रांग करती है उसको ना। बिल्कुल, एक्चुअली सारा काम हमारे थॉट्स के थ्रू ही होता है। कैंसर को इतना बड़ा बताया जाता है, पेंडेमिक है, हाँ ठीक है, इतना बड़ा बताया जाता है, अब आपने उसको दर्जा ही इतना ऊंचा दे दिया, तो ऑब्वियसली जो अंदर के जो हार्मोन्स का जो फंक्शनिंग है या आपका इंटरनली जो आपके ऑर्गन्स का काम करने का तरीका या पैटर्न है, वो तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट हो गई ना, क्योंकि आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है। अब आप कैंसर को कैंसर ना समझ कर छोटी सी प्रॉब्लम बता दो तो उसको भी फील होना, तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स में चेंजेस हो जाएंगे कि भाई ठीक है ये कोई प्रॉब्लम है जिसे रिकवर करना है मुझे। सही बात है। तो उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है, और ये कहाँ से होगा? ये आपके थॉट से होगा कि आप उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हुए, ठीक है प्रॉब्लम है, फाइट करना है, कैसे फाइट करना है उसके लिए थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, पेन रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन है, सब चीजें साथ में काम करेंगी तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। और आप उसको एकदम इतना बड़ा बना देंगे उस प्रॉब्लम को, इतना अब 4 लोग बैठ के वही रोना,
गाना उस पर्सन के साथ करेंगे तो वो उसका सपोर्ट कैसा आप दे रहे हो फिर। सही बात है। तो फैमिली का सपोर्ट, आपका खुद का मेंटल पीस, उस पर्सन का मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज से रिकवर करने के लिए। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत बना दो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। सो अर्चना जी, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कभी लगता है कि जिस तरीके से आप रेकी के थ्रू लोगों को हील कर रहे हो, आपको कभी ऐसा फ्यूचर में दिखता है कि रेकी को एक ऑल्टरनेट थेरेपी की तरह कुछ हॉस्पिटल्स में या कहीं पे अपनाया जाएगा? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कुछ हॉस्पिटल्स में से रेकी को ऑल्टरनेट थेरेपी से हटा दिया गया। आपको लगता है वो वापस आएगा दौर कभी? मुझे तो ये भी समझ में आता है कि पहले पूजा पाठ की कोई पद्धति नहीं थी, अब बढ़ गई है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। तो आगे जैसे जैसे चीजों में हम और बढ़ेंगे, हाँ। क्योंकि कलयुग चल रहा है, सही बात। कलयुग बहुत सारी चीजें अभी आपको दिखाएगा। अभी तो इनिशियल फ्रेम है इसका, अभी शुरुआत हुई है इसकी। आगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे निकल कर आएंगी ये तो आगे का आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं, क्योंकि लोग लॉजिकली भी बात करते हैं और लोग जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, क्या इनकी वैल्यू है। करेक्ट। तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जानते हैं, वो कभी इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आगे चल के आगे आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली एक टाइम के बाद धीरे धीरे अभी भी प्रचलन में आ गई है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। अब लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे हम जैसे लोग जैसे सीख पाए हैं या हमसे जुड़े लोग अब जानते हैं, तो जितना ज्यादा इसकी अवेयरनेस रहेगी उतना ही ईजी होगा लोगों को समझने और जानने के लिए। और फिर आगे धीरे धीरे गॉड नोस कितने लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। चलो, मैं तो प्रे करूंगा, क्योंकि आपसे बात करने के बाद मेरी रेकी को लेके कई सारी कन्फ्यूजन्स और क्लैरिफिकेशंस आपने जो दी, आई होप लोगों तक वो पहुंचे। बिल्कुल। और मैं तो एक्चुअली मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आप पॉजिटिवली कर रहे हो, अब एस्ट्रोलॉजी के भी ऊपर लोगों के बिलीव नॉन बिलीव्स हैं, पर काम तो करती हैं। आई बिलीव कि वो करती हैं। सो रेकी के केस में भी आई थिंक ऐसा ही है, आपका बिलीव होना सबसे ज़रूरी है। तो बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड अर्चना जी, आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे रिगार्डिंग रेकी की? क्या आप लोगों को लाइफ में रेकी अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए, अबाउट दैट? मेरा मानना ये है कि आप हमेशा किसी हीलर के पास जाएं या आप हमेशा एक हीलर ढूंढें। इट्स बेटर फॉर यू कि आप सेल्फ हीलिंग सीख लें, जिससे आप खुद की इम्यूनिटी को बना के रखें। अच्छा। और बहुत ही नॉमिनल से प्राइजेस में सीख जाते हैं लोग। सेल्फ हीलिंग तो इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस में है। अच्छा। लोग 2100 में 2000, मतलब नॉमिनल प्राइस में कितना तो हम पार्टीज में स्पेंड करते हैं। सही बात है, सही। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप सीख लेते हैं या सीख सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, उससे आपको ही हेल्प मिलेगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए जिससे आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपकी चीजें ट्रैक पे रहे। तो अपनी सेल्फ हीलिंग तो सबको सीखनी चाहिए। अच्छा। आप दूसरे का बेशक ना कर सके, आपको नहीं जाके किसी को पे करना, इट्स गुड, आप खुद सीख लो। मैं तो कहती हूँ आज के टाइम में हर घर में एक हीलर होना चाहिए, जिससे पता रहे कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज है जो काम करती है और हेल्प करती है। और मोस्टली जितने, अब तो हमारा तो सर्कल भी कुछ ऐसा है, तो हमारे तो सर्कल में मोस्टली लोग हैं जो मतलब सेल्फ हीलिंग सीख के बैठे हुए हैं और काम कर रही है उनके ऊपर। उनको क्लैरिटी है, उनको लाइफ में पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स गुड फॉर एवरीवन। आई होप कि जो लोग भी एपिसोड देखें उनकी रेकी के बारे में चीजें बदलें, जैसे मेरी बदली। आई प्रे कि ये चीज लोगों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसानियत का भला हो रहा है, कोई इसमें गलत तो है नहीं, और सब लोग कैसे कैसे भला करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर डिपेंड है, आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू अर्चना जी, आप आए स्पॉटलाइट में, आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस एपिसोड को देखने के बाद आपको रेकी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या रेकी से आपको हीलिंग करवानी हो, तो अर्चना जी से रिलेटेड जुड़ी जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आए, और हम जो इस एपिसोड को बनाने में मेहनत करते हैं वो सिर्फ हमें तभी दिखाई देती है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। मेरा नाम है कबीर शर्मा और मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट।